अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जी स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था बायोलॉजी का, साइंस का, और हमने पढ़ी थी डिवीजन्स बायोलॉजी की। हमने ये स्टडी किया था कि साइंस आखिर क्या है। साइंस एक ऐसा इल्म है जो हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हासिल करते हैं। मतलब साइंस का इल्म एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हमारे पास आता है। हम सबसे पहले अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशंस कायम करते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं। उस हाइपोथेसिस को सही या गलत देखने के लिए कि क्या ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है, हम उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू टेस्ट करते हैं। और अगर हमारी हाइपोथेसिस सही साबित होती है तो हम कहते हैं कि ये थ्योरी है, और अगर थ्योरी भी एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू सही साबित होगी तो हम कहेंगे कि ये लॉ या प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस का इल्म हमें एक प्रॉपर मेथड या प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने के बाद मिलेगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, यानी बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। फिर हमने बायोलॉजी को 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया था, जैसे कि ज़ूलॉजी में जो कि स्टडी है एनिमल्स की, बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स हमने देखा, और माइक्रोबायोलॉजी में हमने ये पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। हमने आज जो टॉपिक स्टडी करना है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है मॉर्फोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की? हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब अगर हम लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म या स्ट्रक्चर कैसा है तो हम ये स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी में। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट अगर हम लें और हम ये देखें कि वो अपीयरेंस में कैसा है, हम उसको स्टडी करें, यानी उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करें, तो हम ये कहेंगे कि ये मॉर्फोलॉजी है उस ऑर्गन की। इसी तरह अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिज़िकल अपीयरेंस देखें तो वो भी मॉर्फोलॉजी कहलाएगी, यानी हम उसको एक्सटर्नली देख रहे हैं तो भी हम ये कहेंगे कि ये इसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी है। जैसे कि अगर हम एक किडनी की एग्जाम्पल लें तो हम ये देखते हैं कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बीन शेप्ड है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें न्यूरॉन की और हम स्टडी करना चाह रहे हैं न्यूरॉन की मॉर्फोलॉजी को, तो हम ये देखेंगे कि आपको न्यूरॉन्स में कुछ प्रोजेक्शंस नज़र आएंगी या आउटग्रोथ्स नज़र आएंगी जिनको हम नाम देंगे एक्सॉन्स का और डेंड्राइट्स का। मतलब हम लोग न्यूरॉन की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, यानी हम ये देख रहे हैं कि किसी भी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है और वो देखने में कैसा दिखता है। इसके बाद अगर हम लोग इसकी दूसरी ब्रांच यानी बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच की बात करें तो हमारे पास है एनाटमी। और एनाटमी में हम क्या स्टडी करते हैं? तो एनाटमी की डेफिनेशन है, एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को लें, चाहे वो प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या फिर वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई एनिमल हो, और हम उसको इंटरनली स्टडी करना चाह रहे हैं कि इंटरनली वो किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, एनाटमी स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि किडनी को हम ओपन करें और हम ये देखें कि किडनी के अंदर आप लोगों को कुछ रीनल पायरामिड्स यानी एक पायरामिड शेप जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, तो उनको हम नाम देंगे रीनल पायरामिड्स का। फिर
अगर हम लोग जो है वो इसकी लेयर्स को ऑब्जर्व करें तो इसकी इंटरनल जो लेयर होगी जिसके अंदर आपको रीनल पायरामिड्स नज़र आएंगे उसको हम कहेंगे रीनल मेड्यूला, और जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसको हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स। अब रीनल मेड्यूला, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पायरामिड्स किस किस सेल या किस किस टिश्यू से बने हुए हैं, तो उनकी स्टडी भी हम एनाटॉमी में ही करेंगे। इसी तरह अगर हम अपनी आई की स्टडी देखें, यानी हम ये देखें कि हमारी आई यानी हमारी आंख किन किन सेल से या किन किन टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, तो हम इसको भी कहेंगे कि हम एनाटॉमी को स्टडी कर रहे हैं, यानी एनाटॉमी ऑफ आई को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। मतलब अगर हम लोग टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर स्टडी करें तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, हिस्टोलॉजी है। और हम ये देखते हैं जैसे हमारे पास एक अगर मसल टिश्यू है तो हम ये देखेंगे कि मसल टिश्यू में आप जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, अगर हम किसी भी मसल टिश्यू की बात करें तो आप लोगों को उसके अंदर कुछ डिवीजन्स नज़र आएंगी और साथ ही साथ आप लोगों को उसके अंदर दरमियान में न्यूक्लियस भी नज़र आएगा। इसी तरह अगर हम लोग एक स्मूथ मसल की बात करें तो उसके अंदर भी आप लोगों को कुछ डिवीजन्स नज़र आएंगे, यानी मसल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए होंगे और उनके अंदर जो है वो प्रॉपर डिवीजन्स होंगी और इनके अंदर भी आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा। यानी अगर हम लोग किसी भी टिश्यू की स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर तो उसको हम कहेंगे ये इसकी हिस्टोलॉजी है, यानी ये किसी भी टिश्यू की स्टडी है। इसके बाद जो हमारे पास ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी की। और सेल बायोलॉजी को अगर हम लोग देखें तो सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। हम इसके अलावा जो इसके अंदर स्टडी करते हैं वो है सेल डिवीजन। मतलब सेल बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग सेल्स को स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि किसी भी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी वो किस तरीके से बना हुआ है, और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि किसी भी सेल का क्या फंक्शन है। फिर हम ये भी देखेंगे कि सेल कौन से सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या कौन से ऑर्गेनेल्स से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि सेल में आपको नज़र आता है साइटोप्लाज्म, यानी एक फ्लूइड लाइक मटेरियल, और दरमियान में होता है न्यूक्लियस। इसके अलावा हम लोगों को बहुत सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं वैक्यूल्स होते हैं एक सेल में, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होते हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं लाइजोसोम्स होते हैं, और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और इसके अलावा हम ये देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी मौजूद होता है सेल में। ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो कि बना रहे हैं एक सेल को। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को सेल बायोलॉजी में स्टडी करनी है सेल डिवीजन की, यानी कोई भी सेल किस तरह डिवाइड होता है। और हम अपने 5th चैप्टर में आगे जाकर सेल डिवीजन को भी स्टडी करेंगे डिटेल में, कि कोई भी जब सेल डिवाइड होता है तो वो या तो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है या फिर मियोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। सेल बायोलॉजी के बाद जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है वो है हमारे पास फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम ये देखते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है या क्या रोल होता है। जैसे कि अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारा ब्रेन और साथ ही साथ हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। और ब्रेन हमारे अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे डिफरेंट पार्ट से मैसेजेस रिसीव करता है और ये मैसेजेस ट्रैवल करते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक। और फिर हमारा ब्रेन जो भी ऑर्डर देगा या जो भी मैसेज देगा हमारे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को, वो हमारे ब्रेन से गुजर के जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में
और फिर पहुंचेगा अपने टारगेट ऑर्गन की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रेन और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करती है, यानी हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होती है। इसी तरह अगर हम स्टमक की एग्जांपल लें कि हमारे अंदर मौजूद स्टमक का क्या रोल होता है, तो स्टमक का रोल है डाइजेशन करना, यानी हमारे फूड को हज़म करना। और हमारे स्टमक के अंदर अगर हम ये देखें कि हमारे स्टमक के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ मौजूद हैं, तो हमारे स्टमक में 2 टाइप्स के टिश्यूज़ मौजूद हैं, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। और जब ये स्टमक गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करती है, तो ये गैस्ट्रिक जूस हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स के फूड की डाइजेशन करता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि मस्कुलर टिश्यू का काम होता है हमारे फूड को मिक्सअप करना हमारे डिफरेंट एंजाइम्स के साथ, और साथ ही साथ हमारे फूड को ग्राइंड करना और पोस्टीरियर एंड तक पहुंचाना। इसके बाद जो हम ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं वो है जेनेटिक्स की। और जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स को, यानी अगर हम जेनेटिक्स को डिफ़ाइन करें तो हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स एंड द रोल इन इनहेरिटेंस। हम ये देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है, तो हम इनहेरिटेंस को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन इंडिविजुअल टू द नेक्स्ट इंडिविजुअल या न्यू ऑफस्प्रिंग। यानी हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं जीन्स को, और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारे जीन्स का आखिर हमारी इनहेरिटेंस में क्या रोल है। जीन्स हमारे ऐसे यूनिट्स हैं जो कि अपने अंदर हमारी सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन जीन्स के थ्रू ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। यानी हमारे करेक्टर्स हमारे ऑफस्प्रिंग तक या फिर हमारे पेरेंट्स के करेक्टर्स हम तक कैसे आए हैं, तो वो हम तक आए हैं, या हमारे करेक्टर्स हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे जाएंगे, वो किस तरह ट्रांसमिट होंगे, तो वो ट्रांसमिट होंगे जीन्स के थ्रू ही। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे तो साथ साथ हम इनहेरिटेंस को भी स्टडी करेंगे, यानी किसी भी एक जनरेशन के कैरेक्टर्स किस तरह ट्रांसमिट हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो भी हम स्टडी करेंगे जेनेटिक्स में। इसके बाद जो ब्रांच हमारे पास है वो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है एक न्यू इंडिविजुअल में। तो स्टूडेंट्स, हम एम्ब्रियोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह एक एम्ब्रियो जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, यानी एक एम्ब्रियो किन किन स्टेजेस से गुजरता है, यानी कौन कौन सी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जिनसे एक एम्ब्रियो गुजरेगा और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा। हम देखते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है। जब भी किसी भी एक सेल यानी एक एग में और एक स्पर्म में फर्टिलाइजेशन होती है तो बनता है जाइगोट, और फिर इस जाइगोट में डिवीजन्स होंगी और मैस ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होगा जिसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये एम्ब्रियो डेवलप होकर बनाएगा एक फीटस, और उसके बाद ये फीटस डेवलप होगा एक कंप्लीट इंडिविजुअल में या एक कंप्लीट बेबी में। और ये सारी के सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस हम लोग स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। इसके बाद यानी एम्ब्रियोलॉजी के बाद जो हमारे पास ब्रांच है वो है हमारे पास टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी हम देखते हैं कि टेक्सोनोमी इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। स्टूडेंट्स, टेक्सोनोमी में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किस तरह डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स दे सकते हैं, और हम ये साइंटिफिक नेम्स इन ऑर्गेनिजम्स को क्यों देते हैं, ताकि हमारे लिए ये आसानी हो जाए। जैसे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर कॉमन नेम से पुकारें
तो हर इलाके के डिफरेंट कॉमन नेम्स होते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि किसी भी इलाके में मौजूद ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट इलाकों के लोग डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें अनियन की, तो अनियन को मुख्तलिफ इलाकों के लोग गंडा, बसल, प्याज के नाम से पुकारते हैं। इस तरह अगर हम अनियन पे रिसर्च करना चाहते हैं तो साइंटिस्ट को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इसका एक सलूशन निकाला और हर ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया एक साइंटिफिक। यानी अब हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम है और डिफरेंट कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले साइंटिस्ट उस ऑर्गेनिज्म को उसी स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम से पुकारते हैं। जैसे कि अनियन को अब हम प्याज, गंडा, वसल या बसल कहने के बजाय हम इसका साइंटिफिक नेम लेते हैं और हम कहते हैं एलियम सीपा। यानी अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं और हमारे पास बेशुमार ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करना चाहेंगे और इन ऑर्गेनिजम्स को एक वक्त में हम स्टडी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। लेकिन हम इन ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर। और हम ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोगों ने डिवाइड करना है सब ग्रुप्स और ग्रुप्स में, तो हम ये स्टडी करेंगे टेक्सोनोमी में। यानी हम टेक्सोनोमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग को स्टडी करेंगे, वो कौन से ग्रुप या कौन से सब ग्रुप में प्रेजेंट है, ये भी हम स्टडी करेंगे टेक्सोनोमी में। इसके बाद हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके ब्लू बॉक्स में गिवन है, और वो है मोलेकुलर बायोलॉजी की डेफिनेशन, जिसको हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का भी। और मोलेकुलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। और फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब के सब मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो मोलेकुलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ी है कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब के सब मॉलिक्यूल्स हैं या बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और इन सब बायोमॉलिक्यूल्स का कोई ना कोई रोल है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। वाटर हमारे ब्रेन सेल्स का 80% हिस्सा बना रही है। साथ ही साथ किसी भी सेल के प्रोटोप्लाज्म का 60 to 70% हिस्सा वाटर ही है। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो डीएनए और आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी ये न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स और डिफरेंट और बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन बायोमॉलिक्यूल्स का डिफरेंट रोल होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने देखी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को, और अब मैं आप लोगों से लेती हूँ एक छोटा सा क्विज जिसमें मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूँगी और देखूँगी कि आज का लेक्चर आप लोगों को किस हद तक समझ आया है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफाइन हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में हमने ये देखा कि इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। इसके बाद फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज़ इनहेरिटेंस या डिफाइन इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी एक जनरेशन से ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह ट्रांसमिट होती हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस में।
इसके बाद अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है या डिफाइन मॉर्फोलॉजी, तो इसका आंसर तो बहुत ही इजी है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। जैसे कि हम ये कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। साथ ही साथ आपको साइड बॉक्स से भी एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि है डिफाइन मोलेकुलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि मोलेकुलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ETC। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इन हाउ मैनी डिवीजन्स वी कैन डिवाइड बायोलॉजी, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा कि वी कैन डिवाइड बायोलॉजी इन 3 मेजर डिवीजन्स, फॉर एग्जांपल ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। और फिर आप इन तीनों डिवीजन्स की डेफिनेशंस भी लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने इन सब क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी डेफिनेशन नहीं आती तो उसको आप लोग अपनी बुक पे हाईलाइट करें और उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें और रिटन प्रैक्टिस करें। इन ब्रांचेस से या इन डिवीजन से आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डिफाइन बायोलॉजी एंड राइट डाउन इट्स डिवीजन्स, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन एनी 4 और 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी आपसे कोई सी 4 ब्रांचेस भी पूछी जा सकती हैं और कोई सी 5 ब्रांचेस बायोलॉजी की भी पूछी जा सकती हैं। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से उन ब्रांचेस को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ स्पेसिफिक नाम दिए हुए ब्रांचेस के तो फिर आप उन ब्रांचेस को ही डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये ब्रांचेस याद कर लेनी है और जो रिमेनिंग ब्रांचेस है वो हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमने पढ़ी कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, हिस्टोलॉजी क्या होती है, सेल बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी हमें क्या बताती है, फिर हमने जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी और टेक्सोनोमी के बारे में भी स्टडी किया। उम्मीद है आप सबको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगले लेक्चर में हम रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।